फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। क्या आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे एक इंसेक्ट नजर आ रहा है, ग्रास हॉपर है, ठीक है। अब ये जो इंसेक्ट नजर आ रहा है, तो इस ऑर्थ्रोपोडा की ना स्टोरी जो है बहुत यूनिक है। पॉइंट नंबर 1 इज ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। यहाँ पे कोई इफ बट कुछ भी नहीं है, ये है तो है। दिवाली के टाइम में अगर आप एक अपने घर के बाहर ट्यूबलाइट भी जलाते हैं ना, तो उस पे जितने इंसेक्ट्स आपको नजर आते हैं वो आपके कॉलोनी के पॉपुलेशन से तो ज्यादा ही होगा वो। तो बोला जाता है ऐसा कि इस पूरे अर्थ पे कई जगह पे डेटा दिया जाता है 10 में से 7, कई जगह पे दिया जाता है 10 में से 8। मतलब क्या है? तो ऑर्थ्रोपोड्स है। क्या है? ऑर्थ्रोपोड्स है। तो जिसकी वजह से हमने इसको टैग दे रखा है लार्जेस्ट फाइलम का। 12th क्लास में जब मैं आपको इकोलॉजी पढ़ाऊंगी, ठीक है, थोड़ा ब्लड है बट कोई दिक्कत नहीं है। इतना हर एक बच्चे को दिख रहा होगा कि यहाँ पे इंसेक्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके 12th क्लास का एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट, हाँ, इजीएस्ट वे है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का। जैसे इलेक्शन के टाइम में अब मान लीजिए ये इंसेक्ट वाला जो ग्राफ, जो पार्ट है, वो जिस पार्टी को दिया जाए तो वो ऑब्वियस है कि जीत रही है। तो सबसे आसान सा इजीएस्ट मोड है किसी चीज को दिखाने का। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मात्र इतने से जोन में सेकेंड लार्जेस्ट में इसके बाद वाला मोलस्का जाएगा, तो उसको भी इन दोनों को निकाल दीजिए तो भाई तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। इतने में ही क्रस्टेशियंस और अदर एनिमल ग्रुप्स पूरे वर्ल्ड का जो है वो घुस जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि ऑर्थ्रोपोडा क्या है? आपके पास लार्जेस्ट फाइलम है। आपके पास 10 में से 8, 10 में से 7 जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन है? तो ऑर्थ्रोपोड्स। और जब बात आती है ना इसके एग्जाम्पल्स को लिखने की, तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि बचपन से लेके आज तक तुमने अपनी लाइफ में जितने इंसेक्ट्स देखे होंगे ना, सब लिख देना इसके एग्जाम्पल। सबका सब आंख बंद करके, बिल्कुल सही होगा। आपको क्या लिखने का मन कर रहा है? आपको जो लिखने का मन कर रहा है, आपको मॉस्किटो को लिखने का मन कर रहा है, वो इंसेक्ट है तो हाँ भाई इसका एग्जाम्पल है। आपको क्या लिखने का मन कर रहा है? तो आपको मन कर रहा है कि हम ग्रास हॉपर को लिखें। जैसे अभी फर्स्ट जो इमेज आपने ग्रास हॉपर का देखा था, तो हाँ भाई ये इसका एग्जाम्पल, ठीक है। सिल्क वॉर्म है जिसका की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ऑर्थ्रोपोडा है। फिर आपके पास क्या हनी बी है, तो क्या है? इसका एग्जाम्पल है। तो जितने इंसेक्ट है ना, पकड़ के जो भी आपको याद है सबको उठा के आप क्या कर सकते हैं? इसके अंदर डाल सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हो। ये सबसे अच्छी बात है ऑर्थ्रोपोडा लिखने की और पढ़ने की। तो पहला पॉइंट जो मैंने अभी तक आपको याद कराया है कि ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम है, ये सबसे बड़ा फाइलम है। अब बड़ा ये मतलब नहीं एलिफेंट से बड़ा। बच्चे सोचते हैं मैम आपको बड़ा बोल रहे हैं तो इतना बड़ा कहाँ दिखता है ये। उस सेंस में नहीं बोल रहे हैं, नंबर के सेंस में बोल रहे हैं लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। फिर जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं और इसका सबसे बड़ा क्लास अंदर इसके है ना, ग्रेजुएशन में जब आप जाएंगे तो अलग अलग सारे जो क्लासेस हैं आप पढ़ेंगे। ऑर्थ्रोपोडा के अंदर भी जो सारे के सारे इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा आता है, वो जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब फिर कुछ वैसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि अगर मैं ना भी बोलूँ ना, तो अब मेरे ख्याल से इस बैच में पढ़ने वाले मेरे सारे बच्चे बहुत ही आसानी से और इजीली लिख सकते हैं। अब आपको एक ग्रास ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रास ऊपर नजर आ रहा है। मैं पूछूं इसमें सिमेट्री क्या है? आंसर दीजिए, क्या सिमेट्री है इसमें? सिमेट्री कौन सी दिख बायलैटरल। रही है आपको? हाँ ठीक है, वेरी गुड। बायलैटरल। हाँ ठीक है, वेरी गुड। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा इसमें? ऑर्गन लेवल। नहीं, मॉड्यूल ऑर्गन, लेवल। ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन और सिस्टम। हाँ, ऑर्गन सिस्टम तो हम स्टार्ट कर चुके हैं ना, तो ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और जब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने इसका नाम रखा ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रो मीन्स ज्वाइंट होता है। ऑर्थ्रो मीन्स क्या होता है? ज्वाइंट होता है। और पोडा मीन्स अपेंडेजेस होता है। पोडा मीन्स क्या होता है? अपेंडेजेस होता है। ऑर्थ्रो मीन्स क्या होता है? ज्वाइंट। पोडा मीन्स अपेंडेजेस। जोड़ दीजिए दोनों को, बन गया ऑर्थ्रोपोडा। इसका नाम क्या बन गया? ऑर्थ्रोपोडा बन गया, ठीक है। तो आपने क्या बोला?
सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल है, सही बात है, आपको दिखा बाइलेटरल तो आपने बोला तो क्या रखना है इसमें, कुछ भी नहीं, ऐसे हवा बना के रखा, बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो ये देखिए, अब देखिए इसके सारे पॉइंट्स हैं, मैं जो इतना बोल रही हूँ उससे अच्छा आप मुझे से बताते चलिए, अब आपको मैंने याद करा दिया, अब खुद ही आप लिखवा सकते हो। देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को जबरदस्ती कुछ इसमें रटाने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने सिखाया है, पहले तो मैं लिख दूं क्या लिख रहे हैं हम लोग, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। पहले आपने सीखा है, सबसे पहले लार्जेस्ट फाइलम है, कोई इफ बट कुछ नहीं है तो है, सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। इंक्लूड्स ऑल इंसेक्ट्स, मतलब यही सारा एग्जाम्पल जो है ये खुद ही अपने अंदर एग्रीगेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं सिमेट्री, अभी अभी आपने आंसर दिया, क्या नजर आया आपको, मैम बायलेटरल। बायोमेट्रिक। हाँ, फिर मैंने आपसे पूछा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैम ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो आपने वो भी देखा। अब कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर क्या है, अभी तुरंत मैंने बताया है आपको पिछले पेज पे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मैंने बोला था अब तो नहीं लिखने की जरूरत ना, 3 लेयर है इसके पास, अभी तुरंत आपने लिखा ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 बॉडी जर्म लेयर्स है, तो हम इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या पहचान है, जो इसकी बॉडी है, द बॉडी ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय, मैम काइटिन। हाँ, बाय काइटिन का बना होता है, तो हम लोग उसको काइटिनस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। कैसे, आपने देखा होगा कॉकरोच के डेड हो जाने के बाद भी उसके ऊपर से ही कोई अगर हैवी चीज भी रख दिया जाए, क्रॉस कर जाए, तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। रीजन क्या है, क्योंकि वो काइटिन का बना होता है, किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। फिर उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं इसकी बॉडी के बारे में, तो एक इमेज से आपको सिखाती हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। डन। चलिए, अभी ये है आपके पास, ये एक इंसेक्ट है। अब इसका आगे वाला जो पोर्शन है, ये स्काई ब्लू कलर हेड है, ग्रीन कलर थोरेक्स, लास्ट वाला ब्राउन कलर का सारा सेगमेंट एब्डोमेन। एक और चीज आपको इसमें बहुत अच्छी दिख रही है, इस डायग्राम की एक और बहुत अच्छी खासियत, दो ही ऐसे फाइलम है, शुरू में भी जब मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रही थी क्राइटेरिया तो एक ही बात बताई थी, दो ही ऐसे फाइल, और हाँ एक आगे जाके हमारे वर्टिब्रल कॉलम के सेंस में, फिर आगे जाके जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे भी बोल दिया जाता है कि हाँ ठीक है, क्या प्रेजेंटर सेगमेंटेशन है। लेकिन यहाँ पे आपके पास दो ही ऐसे फाइलम है, एक आपके पास एनिलिडा है, एक ऑर्थ्रोपोडा है, जिनके पास ये सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि सेगमेंटेशन भी शो करने का काम करता है। यहाँ से आपने कौन सा पॉइंट सीखा है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसी को देख के नेक्स्ट पॉइंट। बॉडी इज divisible into head, thorax and abdomen. Abdomen, ये देखा अभी आपने, ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है इसका। फिर उसके बाद अलग से इसमें एक स्पेशल पॉइंट आता है,
रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में जब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग तरह में अलग अलग रेस्पिरेट, क्योंकि कुछ टेरेस्ट्रियल मिलेंगे, कुछ आपको एक्वाटिक मिलेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एक आपको सुनने को मिलेगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, गिल्स, जो एक्वेटिक फॉर्म है उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या होगा उसके पास, गिल्स होगा। एक इसमें टाइप का गिल का अपीयरेंस ऐसा होता है जैसे ओपन बुक होता है ना, वैसा दिखता है, तो उसको हम लोग बुक गिल्स कहते हैं। बुक गिल्स भी हो सकता है इसके पास, बुक लंग्स भी हो सकता है इसके पास, और ट्रैकियल सिस्टम भी हो सकता है इसके पास, ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, ये हो गया। देन अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा इसका, सर्कुलेटरी सिस्टम। मैम ओपन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो जाता है। एनेलिडा जो आपने पढ़ा, एनेलिडा में था आपके पास क्लोज्ड, और इसके पास उल्टा हो जाएगा, ओपन टाइप। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना। अब जब भी आपने किसी इंसेक्ट को देखा होगा ना, हमेशा उसके आगे जो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं ना, उसको एंटेना कहते हैं हम लोग। एंटीना का प्लूरल एंटेनी होता है, ठीक है, तो एंटेनी होगा उसके पास प्रेजेंट। कुछ इंसेक्ट्स में क्या है, कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है। देखिए एक इमेज है, दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा। अभी एक इंसेक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मतलब हमने उसकी आईज को यहाँ पे सुपर जूम करके रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं नजर आता, आईज के पोर्शन को सिर्फ हम लोग देख रहे हैं। तो इसको जब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें बहुत छोटे छोटे आपको यूनिट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो यूनिट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, हम लोग इनको ओमेटीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो यूनिट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं उसको हम लोग ओमेटीडिया कहते हैं। ओमेटीडिया प्लूरल है, तो ओमेटीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपाउंड आइज। एक साथ एग्रीगेट करके बोलना चाहते हैं तो ये कंपाउंड आइज है, और इसके यूनिट को हम लोग ओमेटीडियम बोलते हैं। ठीक है, क्या है इसकी पहचान, इट इज मेड अप ऑफ पिगमेंटेड फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो है ये भी कैरी करने का काम करता है। और अभी अभी आपने देखा जो इमेज आप देख रहे थे, कैसे प्रेजेंट है ये, तो ये क्लस्टर ऑफ सेल है, यहाँ पे ऐसे गुच्छा बना के झुंड में ये प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि ये क्लस्टर ऑफ सेल जो है मिलके ये बना हुआ है। ठीक है, अब अगर सवाल ये उठता है कि भाई ज्यादा अच्छा रिजोल्यूशन किसका होगा, आपकी आईज का होगा या इसका, इसकी आई का होगा, तो रिजोल्यूशन ज्यादा अच्छा आपकी आई का होगा, क्योंकि इसमें ईच ओमेटीडियम जो है वो इमेज का ना एक हिस्सा देखने का काम करता है, और सब जोड़ के तब जाके वापस एक कंप्लीट इमेज को अपने ब्रेन में वो वहां पे इमेजिन करता है। तो हम लोग बोलते हैं कि इसके पास क्या है, जो विजन है ऐसा कंपाउंड आई का, उसकी जो रिजोल्यूशन पावर है वो आपकी आई से बढ़िया नहीं होती है। ठीक है, और इसका भी जो ओमेटीडिया है वो किससे कवर्ड होता है, कॉर्निया से कवर होता है। किससे कवर होता है, कॉर्निया से। ठीक है, तो आप रेफरेंस के तौर पे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि जो कंपाउंड आई है उसकी यूनिट क्या है, यहाँ पे ओमेटीडियम है। हो गया ये। हम लोग सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे थे, वो भी लिख लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स
लाइक एंटीना। अभी जो है ना, ये जो मैंने एंटीना लिखा, ठीक है, अभी ये क्या है, सिंगल है। अब जब मैं इसमें ई लगा दूंगी ना तो एंटीनी प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी जो आईज है वो भी तो सेंसरी ऑर्गन के अंदर आता है, तो इसका भी होगा। एक और चीज है, ये कंपाउंड भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। किसी में कंपाउंड होगा, किसी में सिंपल होगा, कंपाउंड और सिंपल। और एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टैटोसिस्ट इज, आपको ऑप्शन में लिखा था रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, बैलेंसिंग ऑर्गन। तो क्या है, ये बैलेंसिंग ऑर्गन है स्टैटोसिस्ट। और बैलेंसिंग, आपको कोई बोले दीवार पे चढ़ने के लिए तो आप चल सकते हैं, नहीं चल सकते, अगेंस्ट द ग्रेविटी एक बहुत टफ टास्क है। चलना तो दूर की बात है, 2 ही कदम नहीं चल सकते आप, ठीक है, लेकिन चींटियों को देखिए कैसे चलती है। उसके बाद सोचिए, मतलब ऐसा उसको गॉड ने सुपर पावर दे के भेजा है, वो चढ़ सकती है दीवार पे, लेकिन आप नहीं चढ़ सकते। तो कुछ तो है ना उसके पास बैलेंसिंग ऑर्गन, दैट इज स्टैटोसिस्ट। ऐसे भी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। और एक और चीज है, जब मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चे पूछते हैं, मैम फिर वो लाइन बना के क्यों चलती है? क्योंकि वो ना फेरोमोन्स हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करती हैं, तो उसके स्मेल से सब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए चले जाते हैं। इसको ना एग्रीकल्चर वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक ड्रम में क्या करते हैं, फेरोमोन्स को भर के रख देते हैं कहीं पे, और सारी चींटियां जो है उधर की तरफ अट्रैक्ट होकर उस ड्रम के अंदर चली जाती है, फिर उसको कहीं पे किसी रिमोट एरिया में ले जाके फेंक दिया जाता है। ये भी तरीका है, मतलब जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें इकोसिस्टम को हार्म करने के लिए इनको किल नहीं करना चाहिए, मारने से अच्छा है कि सबको एक जगह इकट्ठा करके कहीं दूसरी जगह पे ले जाके रिमोट एरिया में फेंक दो। तो उसके लिए ये एक अच्छा होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। तो ये हो गया, स्टैटोसिस्ट की बात कर रहे थे हम लोग, आपको मैंने हार्मोन्स के बारे में भी बताया। आगे देखिए, अब एक और इसका सुपर पॉइंट जो है वो आ रहा है आपके पास। हाँ, यहाँ पे आर प्रेजेंट लगा दीजिए, लिखने में क्या जाता है, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। आर प्रेजेंट, कहानी तो आपने सुनी ली इतनी। अब आगे देखिए, अब अगर इसके बारे में बात आती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तब आएगा इसका मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल, ये सिर्फ इसी में पाया जाएगा। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स किसकी पहचान है? इंसेक्ट। मोस्टली क्या है, जो इंसेक्ट्स है डायशियस है, मतलब यूनिसेक्शुअल होंगे। डायशियस, यूनिसेक्शुअल। देन सबसे बड़ी बात ये है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है इसके अंदर, इतनी एडवांसमेंट कर चुका है ये। इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मोस्टली ओविपेरस। पता ही है आपको, जिन बच्चों को नहीं पता ब्रैकेट में एग लेइंग डाल देती है, एग लेइंग। चलिए, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, इस पेज पे भी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया ये? Yes, ma'am. अब एक सिल्क वॉर्म को भी आप देखना स्टार्ट करते हैं तो उसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट लार्वल स्टेजेस है, कॉकरोच के भी बहुत सारे स्टेजेस है। बोलने का ये मतलब हुआ कि इसके पास जो डेवलपमेंट है ना इसका, वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ऐसे कर लीजिए, डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
दोनों में से मतलब अगर डायरेक्ट है तब तो ठीक है, अगर इनडायरेक्ट है मैं विद इन ब्रैकेट यहाँ पे डाल देती हूँ, लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। यानी हालांकि सिखा रखा है मैंने आपको। अब अगर एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए फटाफट सुनते चलिए। पहले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले जो है उसको मैं लिख देती हूँ। ये रहा लास्ट पेज। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स बोलने का मतलब है ना कि उससे आप मनी मेकिंग का काम कर रहे हैं, मतलब इवन कि इस कंट्री के, या फिर अगर हम ऐसा बोले कि इस स्टेट के जीडीपी में बहुत बड़ा रोल है उसका, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, बच्चा बच्चा जानता है कि हनी का क्या यूज है, मुझे पढ़ाने की या सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हनी भी देखिए कितनी यूजफुल है कि इसके हनी के बगैर आप भले ही किसी सोप में देखा हो आपने कि उसने हनी का यूज कभी ना करा हो, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट में जरूर बोलेगा कि हमारे पास क्या है, हनी है। इसके बहुत सारी हनी की प्रॉपर्टीज है। बोला जाता है कि प्योर जो निकाला हुआ हनी है ना, वो 1000 years में भी खराब नहीं होता, ठीक है। पीएच क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब पूरी आयुर्वेदिक इंडस्ट्री जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो हनी पे। उसके टैबलेट्स बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हनी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से जो ममीज वगैरह है, तो उसकी जब रैपिंग करी जाती है तो उसमें भी किसका यूज किया जाता है, हनी का यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, हनी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और एक और आपके पास जब आप ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बी पॉलन जो है वो भी देखने को मिलेगा। ऐसे मैंने, ये देखिए, ये आपको जैसे आप सर्च करेंगे ना ऑनलाइन तो ये ऐसे आपको डब्बा नजर आएगा। अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग प्राइस नजर आएंगे। क्या है ये, अब ये हनी बी है। जैसे पहली बात तो ये कि जो पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है उसमें भी 80% कराने में, 80% कराने में हनी बी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये हनी बी का काम क्या है, पॉलन कलेक्ट करना। भाई ना चाहते हुए भी आपको दिख रहा है इसके फ्रंट पार्ट से, तो इसके अपेंडेजेस में बहुत सारा जो पॉलन है वो चिपका हुआ है। तो पॉलन ग्रेन जब यहाँ पे चिपका हुआ है तो ये हनी भी जब, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब जहां से बी पॉलन कलेक्ट करते हैं, तो मैंने बच्चों को समझाने के लिए ये इमेज लगाया था, काफी यूजफुल है। तो हनी भी जब क्रॉस करेगी और ऐसे जाले जाले से एक दूसरे साइड भी बने होते हैं, तो उसमें से जब निकल के जाएगी तो होता ये है कि पॉलन गिरता 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 क्या होता है, ऐसे इस तरीके से जमा हो जाता है। तो कंपनी वाले तो ये क्लेम करते हैं कि भाई हमने तो पूरे प्योर फॉर्म में जो है ये ऐसे बंद करके आपको एक जार के अंदर दे रखा है, और इसका इतना बेनिफिशियल यूज है ना, मतलब आपके बॉडी में आपके मेटाबॉलिज्म का कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा ना जो इसमें लिखा नहीं होगा। आप ना एक मतलब एंटरटेनमेंट के तौर पे आज सोते वक्त ना जरूर आप सर्च करेंगे एक बार, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग बी पोलन। ठीक है, आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। इवन कि इसके टैबलेट्स भी बनाए जाते हैं, जो एथलीट्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके उनमें यूफोरिया, मतलब जैसे ना पावर इनहेंसमेंट के लिए भी इसके टैबलेट्स यूज में आते हैं, इस्तेमाल में आते हैं।
बोलेगा हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए, स्किन हेल्थ के लिए चाहिए, मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, डाइजेशन के लिए चाहिए, इम्यूनिटी ग्रो करता है, तो बचा क्या? फिर कुछ भी नहीं बचा। तो आपको ये समझ आ रहा है कि भाई डे बाय डे, और एक और चीज है, डे बाय डे हनी कॉस्टली भी होता जा रहा है। कॉस्टली क्यों होता जा रहा है भाई? लोगों का सारा ध्यान तो रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फोन यही सब बनाने में है, तो ऑब्वियस है कि इन पे कोई ध्यान दे नहीं रहा, तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। तो ये जो है ये बहुत बड़ा फायदा है। और आपने बहुत सारा ना केस स्टडी पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में हमेशा कुछ आईआईएम के स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा होगा कि वहां से वो मतलब प्रॉपर सब कुछ पढ़ के आए, पूरी बिजनेस के बारे में वो पढ़ के आए, लेकिन अच्छी अच्छी कंपनी से रिजाइन करके आ जाते हैं, उनका खुद का कई हजार करोड़ों का टर्नओवर आ जाता है। कई तो हनी हनी प्रोड्यूस करने वाले, मतलब एपी कल्चर बोला जाता है, कई तो उसमें एपी कल्चर से ही कंसर्न है। आप ऐसे भी यूट्यूब या गूगल पे भी सर्च करेंगे, आपको वहां पे भी बहुत सारे केस स्टडी सुनने, क्योंकि उन्होंने नब्ज पकड़ी, इस चीज को समझा। भाई आईआईएम सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है, एमबीए कराने वाली, तो जो बच्चा वहां से पढ़ के आया है तो ऑब्वियस उसके सोचने का लेवल भी उतना ही ब्रॉड होगा। तो वो शुरू में तो गांव वाले उसको पागल बोलते, कहते ये बेवकूफ है, ये इतने लाख का पैकेज छोड़ के आ गया। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये लाख का पैकेज इसलिए छोड़ के आया क्योंकि ये 1000 करोड़ का खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगली इंडस्ट्री है आपकी बॉम्बिक्स मोडी, नाम है इसका, सिल्क वार्म है। ठीक है, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया, पहले मैंने कॉमन नेम लिखा है तो वही कर देती हूँ, पहले सिल्क वार्म ही कर देती हूँ ताकि आपको आसान लगे देखने में। बॉम्बिक्स मोडी इसका नाम है। और सिल्क तो भाई कितना कॉस्टली होता है पता ही है आपको, मतलब जो सिल्क पहन के चलता है वो दिखाता है कि भाई मैं तुम्हारे से एक लेवल ऊपर हूँ। नहीं, सिल्क का कपड़ा जो पहनते हैं तो सोचते हैं भाई हम तो सबसे ज्यादा क्या हो गए, सुपीरियर हो गए। तो सिल्क इंडस्ट्री भी अच्छा खासा टर्नओवर जो है देता है। लेकिन ये बात एक आपने देखा होगा कि जो इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, तो जैसे जिस तरीके से लेदर को पहनने से मना करते हैं कि उससे उसकी वजह से एनिमल्स को हार्म किया जाता है, ठीक उसी तरीके से सिल्क का भी इस्तेमाल करने से मना करते हैं, क्योंकि सिल्क के एक थ्रेड को बनाने में, सिल्क के जितने थ्रेड्स बनते हैं उतने सारे इन बेचारे वर्म्स को किल किया जाता है कुकून वाले स्टेज में ही। आप देखेंगे यूट्यूब पे, इसको भी एंटरटेनमेंट के तौर पे देखेंगे, हाउ इज सिल्क प्रोड्यूस, तो आपको देख के फिर सिल्क पहनने का मन नहीं करेगा। ये भी बिल्कुल सही बात है कि अपने पसंद के लिए, फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए कभी दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग लैक इंसेक्ट की बात करते हैं। एग्जामिनेशन का जब क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो आपने उसके पैकेट के ऊपर ना रेड कलर का सील देखा होगा, आज भी वही सील आता है। रीजन ये है कि उसके टूटने के बाद ना वहां पे एक स्कार हो जाता है और वो पता चल जाता है कि यहाँ से टूटा हुआ है या उखड़ा हुआ है। तो रीजन क्या है, वो जो सील जो रेड कलर का करते हैं ना, वो एक्चुअली लैक है। जो लाह की चूड़ियां, जो बैंगल्स वगैरह बनते हैं ना, तो वो लैक इंसेक्ट है, इसी से बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या था, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट देने वाले इंसेक्ट्स थे, जो कि कई स्टेट के, अब जैसे यहाँ बिहार में जो भागलपुर है, तो सिल्क इंडस्ट्री के लिए फेमस है, बोला ही जाता है। ठीक है, हनी तो खैर ऑल ओवर इंडिया में हर जगह प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इनका क्या है, अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। फिर अब उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे वेक्टर्स पे आते हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से किसी न किसी डिजीज को कॉज करने का जो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, एक बच्चे ने बोला था कि मैम लैक क्या होता है, हमने नहीं देखा है, तो मैंने ये दिखाया था उनको। हो सकता है आप में से भी किसी बच्चे को नहीं पता हो। तो ये लैक इंसेक्ट है, और ये जो लैक प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, इसने अपना स्टैंप इसके ऊपर लगाया, तो ये देखिए अब ये जहां भी इसको चिपकाएगा तो इसका जो स्टैंप है वो बना ही रहेगा, तो इसको इजीली तोड़ सकते हैं। अच्छा, ये तो खैर है ही है। मैम हाँ, मैम जो हिबिस्कस में मिलता है वही इंसेक्ट है क्या ये? अब हिबिस्कस में कौन सा इंसेक्ट है ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब होते तो बहुत सारे एक्चुअली एक इंसेक्ट हैं। वाइटिश टाइप रहता है सेम स्ट्रक्चर का। अच्छा, मुझे वैसा तो ध्यान नहीं आ रहा। आगे देखिए,
पुराने जमाने की जो ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग्स वगैरह बनते थे ना, वो इसी लैक का बनाया जाता था। पहले, बहुत पहले शर्ट के बटन्स वगैरह भी जो है ना इसी से बनाए जाते थे, जिससे वो इजीली टूट जाते थे। थोड़ा अगर ज्यादा प्रेशर डाला जाता था ना, या जैसे आज वॉशिंग मशीन में हम लोग धोते हैं, उसमें अगर शर्ट डालते तो वो पूरा टूट ही जाता, क्रश हो जाता। ठीक है, तो ये तो आपने वो दिखाते हैं, कुछ विलेंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले आपने क्या देखा, जो आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देने का काम करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, एक तो खैर ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये तो अलग ही मेंबर है, इसको तो आप प्रिंट कर लेंगे अपने ब्रेन में बिल्कुल। ये इसलिए मैंने दिखाया, इसको ना ऐसे सीधा करके देखिए। सीधा करेंगे अगर, तो आपको क्या नजर आएगा कि जैसे राजा महाराजा जो होते थे ना, उनका मुकुट जैसे होता है ना, ऐसे किंग जो होता था, तो बिल्कुल वैसा ही शेप है इसका। तो इसका नाम ही किंग क्रैब है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है किंग क्रैब। अब क्या स्पेशलिटी है भाई, लिविंग फॉसिल है ये। फिर आप पूछेंगे लिविंग फॉसिल क्या होता है, तो लिविंग फॉसिल हम उसको बोलते हैं जिसके इवोल्यूशन के बाद से लेके आज तक उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। इसका नाम है किंग क्रैब। बिल्कुल सही में वैसा दिखता भी है ये। ठीक है, लिमुलस, लिमुलस। क्या याद रखना है आपको? ये लिविंग फॉसिल के एग्जांपल में कि तो ये भी बहुत साल पूछा गया, लिविंग फॉसिल है ये। चलिए, इस पेज का ले लेंगे स्क्रीनशॉट, इमेज से भी याद रहेगा आपको। एक लिविंग फॉसिल कराना था, वो भी कर ही लिया हम लोगों ने। उसके बाद देखिए, अब हम लोग आते हैं फटाफट वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर्स मतलब जो डिजीज कॉजिंग होंगे ना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सबका आपने नाम सुन रखा है। एनोफिलीज है, क्यूलिक्स है, देन एडीज है, सब वेक्टर है। सब किसकी वैरायटी है? सब मॉस्किटोज की वैरायटी है। पता ही है आपको, सब के सब क्या है? ये मॉस्किटोज है। और एक बच गया आपका ग्रिगेरियस पेस्ट यहाँ पे। लोकस्ट, लोकस्टा। अब जाके आपका जो ये फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है, ये कंप्लीट हुआ। और इसके ना बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं। जैसे मतलब इंटरेस्ट के तौर पे भी कभी जब आप देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, कॉकरोच वगैरह सब इसी के अंदर आएगा। ठीक है।